हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, अब हम बात करें पर्टिकुलरली आज़ाद हिंद फौज पे, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 28 जैन 1897 में उड़ीसा के कटक में पैदा हुए थे। ठीक है, उन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो है 1919 तक अपनी जो है पढ़ाई की, शिक्षा पूरी करी और वो लंदन भी गए। और 1920s तक जो है इवन 23 साल की उम्र में ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 4th रैंक पाई थी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये वो समय था जब देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश रणनीतियों को जानकर त्यागपत्र देना था। क्योंकि अब आगे हमने देखा था कि भाई ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना था। तो गांधी जी ने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक तरीका ये भी था कि जिनके पास भी गवर्नमेंट सर्विसेज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है, वो उससे रिज़ाइन कर दें। इसी वजह से जो है वो 4th रैंक लाते हुए भी, इतनी अच्छी रैंक लाते हुए भी जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब क्या हुआ, 1921 तक जो है वो भारत आए, और जब वो भारत आए तो वो CR दास से मिले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। और किससे मिले, वो मिले महात्मा गांधी जी से। उनसे मिलकर उन्हें ये लगा, और गांधी जी ने उन्हें कहा कि कांग्रेस को ज्वाइन कर लो। तो इसीलिए जो है उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और अपने जीवन काल में तकरीबन जो है 11 बार जो है वो जेल गए। ठीक है, अब 1923 की बात करें तो उस समय जब चुनाव हुए थे ना, स्वराज पार्टी के साथ जब हुए थे, तो चुनाव जब हुए थे तो CR दास की सहायता से जो है वो क्या बने, कलकत्ता के मेयर चुने गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्टूबर 1924 की। ये वो समय था जब वो मांडले जेल में थे। हमने कहा ना तकरीबन 11 बार जो है वो जेल में गए थे। मांडले जेल में जब वो थे तो 1925 तक जो है जब CR दास की मृत्यु हुई तो वो उनसे मिल भी नहीं पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1927 की। ये वो समय था जब वो जेल से बाहर आए, और बाहर आके उन्होंने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना करी। किसके साथ मिलकर, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कांग्रेस की त्रिपुरी संकट की। अब ये क्या था, तो 1938 ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की वो जो है उन्होंने अध्यक्षता की, और वहाँ पर जो है उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी, जिसके सदस्य कुछ थे जैसे बिड़ला, लाला श्रीराम, विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये सब जो थे उनका हिस्सा थे। अब हम बात करते हैं 1939 की। ठीक है, ये जो था त्रिपुरी संकट था। अब इसमें क्या हुआ, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। वहाँ पे जो है 2 उम्मीदवार चुने जाने थे, जो मेन कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो उसमें से एक तो थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरे थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पहला ऐसा मतलब अधिवेशन था जो इसमें बेसिकली इलेक्शन के थ्रू जो है ना अध्यक्ष को चुना गया था। अदरवाइज पहले ही सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड आप कह लो, वो जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अब ये जो है चुनाव की प्रक्रिया द्वारा सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में। पर जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो गांधी जी द्वारा चुने गए उम्मीदवार थे। तो इसीलिए जो है उन पे एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि चुनाव के बाद जो अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी ने कोई भी सुझाने से इनकार कर दिया। तो अब भाई यही था, प्रेशर तो बन ही रहा था क्योंकि गांधी जी ने उन्हें चुना था। इसी वजह से जो है अंततः सुभाष चंद्र बोस को जो है इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। ठीक है, दबाव में आकर। तो जो अप्रैल 1939 था ना, उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है,
और अब क्योंकि जो है वो वहाँ से बाहर निकल चुके थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उन्हें तो अपने गोल्स पूरे करने थे, जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। अगर वो कांग्रेस से पूरे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी एक नई पार्टी फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए जो है 2 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो बेसिकली क्या था, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये क्या था, ये एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की एक जो है पार्टी फॉर्म की, इस वजह से जो है अप्रैल 1939 में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और जो बंगाल की कांग्रेस कमेटी ने उनके अध्यक्ष पद पे उनसे भी उन्हें हटा दिया, और यहाँ तक कि कांग्रेस के पदों पे अप्रॉक्सीमेटली 3 साल तक जो है उनको अयोग्य घोषित कर दिया कि अब वो जो है इलेक्शन में भी पार्ट नहीं ले पाएंगे और वो जो है ये अध्यक्ष पद के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए उन्हें यहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म कर ली। तो ये तो था त्रिपुरी संकट, ठीक है। अब ये सब जो है लीड करा, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एक कॉर्नर में हो गए, कांग्रेस से एकदम परे हो गए। तो इसी वजह से जो है जब 1940s का टाइम आया तो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे कहते हैं भारतीय सरकार सुरक्षा अधिनियम। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था, आपको याद हो तो जो लॉर्ड लिंथिंगो थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है इंडिया को शामिल कर लिया था भारतीयों से पूछे बगैर, और यही एक कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस्तीफ़ा देकर जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है एक मूवमेंट के फॉर्म में उन्हें शुरू करना था। अब क्योंकि वो मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, तो इसी वजह से ये उसे रोकने के लिए, वीक करने के लिए जो है एक इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जो है भाई लीडर्स को शक के बिहाफ पर ही जो है उन्हें कैद करना था। तो इसी तरह जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब वो वैसे भी कांग्रेस से साइड हो गए थे और वो अपनी साइड से एफर्ट कर रहे थे, तो वो एक सिंपल टारगेट थे। तो इसीलिए उनको कैद किया गया और कलकत्ता में ही घर में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। अब इसकी वजह से वो अपने जो उनके गोल थे आज़ादी पाने के लिए, वो उसको अचीव तो कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, 18 जनवरी 1941 में ही उन्होंने अपने एक दोस्त का भेष जो है वेशभूषा पहनकर भेष धरा। कौन थे वो? जियाउद्दीन, ठीक है। और वो घर से हो गए फरार, मतलब वो अपने दोस्त को बैठाया घर पे कि पता ना लगे कि मैं यहाँ पे रह ही नहीं रहा या मैं चला गया। तो बस उनके कपड़े पहन के बाहर निकल गए। तो जो बाहर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वो बैठे हुए थे सेना के लोग, तो वो बस यही समझे कि भाई इनका दोस्त जो है अब चला गया, पर असलियत में दोस्त नहीं गया था, वो खुद निकल गए थे और दोस्त को घर पे छोड़ गए थे ताकि ये पता ही ना लगे कि मैं चला गया। अब तब तक में वो कहाँ गए? वो गए पेशावर, और वहाँ पे भी वो अपने एक दोस्त से मिले, ठीक है। कौन थे वो दोस्त? भगत राम तलवार, ठीक है। उनसे मिले और फिर वहाँ से कहाँ गए? पेशावर से काबुल तक गए। अब क्या हुआ, काबुल से उन्हें जाना था रूस। उनका पर्पस था भाई वहाँ से निकल के रूस पहुँचना। अब रूस पहुँचना है तो उन्होंने एक इटालियन पर्सन जो था उसका एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट बना के वो रूस के मोरक्को गए। अब पॉइंट ये है कि कई बार एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, वो जिस इटालियन पर्सन के फ़र्ज़ी पासपोर्ट पे गए थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मोरलैंडो मेज़ोंटा, ठीक है। वो इसके नाम पे अब तो चले गए रशिया, कि रशिया से हेल्प मिलेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए। तो अब जैसे ही वो रशिया गए तो उन्होंने तो ये देखा ये मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया रूस। अब जब रूस ब्रिटेन से मिल गया तो वो उनकी हेल्प क्यों करेगा, इसीलिए वो फटाफट से उन्होंने सोचा कि अब जो है जर्मनी के बर्लिन जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ जो है ये वॉर हो रहा था, तो उनके दुश्मन से मिलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वही है ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त। तो अब वो जर्मनी पहुंच गए। अब वो जब जर्मनी पहुंचे तो वो हिटलर से मिलना चाहते थे, उनसे हेल्प लेना चाहते थे। तो वह हिटलर से कैसे मिले? तो हिटलर से मिलने के लिए उनके एक सहयोगी से बात की। अब वो सहयोगी कौन था? वो था रिपनट्रॉप। अब रिपनट्रॉप से हेल्प लेकर वो हिटलर से मिल लिए, ठीक है। अब हिटलर से मिल लिए
तो क्या हुआ, जर्मन और इटली ने उनकी हेल्प करी कि ठीक है आपको जो भी चाहिए फाइनेंशियली हो, रिसोर्सफुली, कुछ भी मतलब किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो हम करेंगे, आप जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो है मोर्चा करो, खड़ा करो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है उन्होंने उनकी हेल्प करी। तो अब उसकी हेल्प कैसे करी उन्होंने, मुक्ति सेवा की स्थापना करवा के, जहाँ ठीक है वहाँ पे उन्होंने अपनी सेना बनाना शुरू कर दी। और यहाँ तक कि बर्लिन का जो रेडियो स्टेशन था वहाँ पर से ही उन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश के खिलाफ भाषण तक दिया। उन्होंने अपनी रेडियो स्टेशन पे भी उन्हें आने का मौका दिया। अब क्या हुआ, जर्मनी के भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को जो है नेता की उपाधि दे दी। बेसिकली जो जर्मनी में जितने भी भारतीय रहते थे वो ये सब देखकर खुश हुए और उन्हें जो है अपना लीडर बनाया और उन्हें नेता की उपाधि दी। अब क्या होता है, वहीं जो है 15 फरवरी 1942 में जापान जो है सिंगापुर तक पहुंच जाता है। हम कंडीशन बता रहे कि अब जापान जो है किस तरीके से अपना जो है एरियाज़ एक्सपेंड कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। सिंगापुर तक पहुंच गया, फिर मलाया तक पहुंच गया, फिर वर्मा तक पहुंच गया, और अब क्या बचा था, टारगेट। अब था इंडिया, टारगेट था, ठीक है, बहुत नज़दीक था। अब हम बात करते हैं 3 देशों में अलग अलग जो है कंडीशन क्या चल रही थी, जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्मा में क्या घटना चल रही थी इस समय पे, ठीक है। तो वर्मा में जो है एक व्यक्ति थे प्रीतम सिंह और मेजर फूजीहारा, ये जापानीज थे। वर्मा में वॉर हो रही थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वर्मा से वॉर हुई थी। तो वहाँ पे जो वर्मा से मतलब बेसिकली इंडियन साइड पे या ब्रिटिशर्स साइड से जो लड़ रहे थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। अब ये वॉर हुई तो भाई जो इस वॉर में वो हारेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जिस गवर्नमेंट से हारेंगे उसकी सुनेंगे। तो मलाया में जो है अब उन्होंने युद्ध में आत्मसमर्पण किया और ये जो फूजीहारा थे, मेजर फूजीहारा, इन्होंने इन्हें समझाया कि भाई भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ो, कहाँ तुम ब्रिटिशर्स के साथ में उनके लिए लड़ रहे हो, बल्कि अपने भारतीय होके खुद भारतीयों के लिए लड़ो। तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया कैप्टन मोहन सिंह को। इसी वजह से जो है मलाया में 15 दिसंबर 1941 में जो है इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह ने जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किया, स्थापना करी, ठीक है, जिसमें तकरीबन जो है 50,000 सिपाही जो थे उन्होंने तैयार किए। बेसिकली उन्होंने एक पूरी सेना को जो है खड़ा कर दिया, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें जापान में क्या कंडीशन चल रही है, क्योंकि जापानीज कौन थे, जापानीज मेजर फूजीहारा, उन्होंने ही तो इन्हें मोटिवेट किया था और वहीं पे लड़ाई हो रही थी वर्मा में। हमने अभी ऊपर भी बात की ना कि जापान जो है किस तरीके से अपना एरिया एक्सपैंड कर रहा था, सिंगापुर, मलाया, वर्मा तक। अब वर्मा के बाद भारत पहुंचना था तो उन्होंने उन्हें भी समझा लिया। अब जापान में कंडीशन क्या चल रही थी, तो जापान में जो है हमने देखा था, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था, रास बिहारी बोस, जो बेसिकली जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, उस पर जब दिल्ली दरबार होने वाला था और वो हाथी पे बैठ के आ रहा था तो उस पर बॉम्ब फेंक दिया था, उन्होंने बॉम्ब फेंकवाया था, ये कंस्पिरेसी की थी। और वो बच के जो है वहाँ से निकल के जापान आए और जापान की गवर्नमेंट को भी इवन इन्हें पकड़ने के लिए बोला गया, बट ये कई बार जो है चकमा दे के निकले। और यहाँ तक कि वो जहाँ काम कर रहे थे जापान में, वहाँ पे उनकी बेकरी वाले के उनकी बेटी से जो है उन्होंने शादी भी कर ली। इसी वजह से जो है इन्हें जापान का दामाद भी कहा जाता था। ये सब स्टोरी हमने जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जो फर्स्ट क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था। तो वो जो है जापान में ही थे इस समय पे। तो अब क्या होता है कि 28 से 30 मार्च 1942 जो था उस समय पे राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में एक भारतीयों का सम्मेलन किया, ठीक है, जहाँ पे जापान में रह रहे जितने भी भारतीय अफसर थे उनके द्वारा जो है भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्र से गठन पर विचार किया और क्या बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी उन्होंने, ठीक है, अपनी साइड से की। और क्या हुआ, और इन्होंने जो है ये जो हमने देखा था 15
दिसंबर 1941 में आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलके फॉर्म कर लिया। अब ये दोनों मिल गई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज, ये मिल गई। और वहीं अगर हम बात करें कंडीशन जर्मनी की, तो जर्मनी में इस टाइम पे जब 8 फरवरी 1943 चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहयोगी आबिद हुसैन के साथ जो है जर्मन यू बोट जो थी, एक सबमरीन थी, उसके द्वारा जो है जर्मन के कील नामक स्थल पर रवाना हुए। अब रास्ते में जो है जर्मन बोट को उन्होंने छोड़ा, फिर हवाई जहाज़ से गए और 13 जून 1942 को वो टोक्यो तक पहुँचे। क्योंकि अब क्यों गए, पॉइंट ये उठता है, तो पॉइंट इसलिए कि जर्मनी जो है अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने वाला था और रास बिहारी बोस जो है सेना तैयार कर रहे थे, ये खबर उन्हें मिल ही चुकी थी, तो इसीलिए जो है अब वो जर्मनी से कहाँ गए, जापान गए। ठीक है, एट द एंड क्या होता है, हम बात करें मार्च 1942 की, इस समय पे जो है टोक्यो में कॉन्फ्रेंस की थी रास बिहारी बोस और उनके लोगों ने, और कैप्टन मोहन सिंह ने जो है आज़ाद हिंद फौज को मिला लिया था। जो अभी हमने ऊपर बात करी थी, तीनों कंडीशंस देखी थी कि वर्मा में क्या चल रहा था, जापान में क्या चल रहा था और जर्मनी से किस तरीके से जो हैं वो आ रहे थे। तो ये उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस की बात चल रही है जहाँ वो उनकी मीटिंग हुई थी। और जब रास बिहारी बोस की जो सेना थी कह लो, या उनके जो लोग थे, और कैप्टन मोहन सिंह के जो थे आज़ाद हिंद फौज के, उन दोनों ने मिलकर जो है यूनाइटेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को जन्म दिया। और जो इसको जो जन्म दिया, जापान के पीएम जनरल तोजो जो थे, उन्होंने इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को पूरा सपोर्ट किया। अब इसी तरह जो है जब सेकंड हुई बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हुई जून 1942 में, तब रास बिहारी बोस वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज जो बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी है, उसको जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। जो हमने बात की थी कि वो आ रहे थे, तो वो आए और उन्हें जो है ये सौंप दिया गया। और रास बिहारी बोस, क्योंकि अब भाई पॉइंट है ना, क्यों सौंपा, जब उतनी बड़ी सेना थी, उनके भी तो सेम ही गोल्स थे। ये पर्पस था क्योंकि वो अस्वस्थ थे और अब उन्हें लगता था कि भाई मैं इतनी बड़ी कमांड को नहीं संभाल सकता। अब क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वो एक मौका चाह रहे थे, तो वो मौका उनको दिया गया और इस समय जो है जय हिंद का नारा जो है जर्मनी में दिया गया। अब बात करते हैं हम 21 अक्टूबर 1943 की, कि इस समय तक जो है सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बोला गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय किसे बनाया गया, रंगून को। अब ये जो गवर्नमेंट बनाई गई सिंगापुर में भारत की गवर्नमेंट बनाई गई, इसको तकरीबन जापान और 8 अदर कंट्रीज़ जो थी या अदर गवर्नमेंट्स जो थी, उन्होंने मान्यता दी कि हाँ ये गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए कोई झुठला भी नहीं सकता था, कोई बोल भी नहीं सकता था कि ये तो सिर्फ एक ग्रुप है, नहीं, एक पूरी गवर्नमेंट फॉर्म है, क्योंकि 8 से ज़्यादा जो हैं कंट्रीज़ ने और उनकी गवर्नमेंट ने इन्हें मान्यता दी थी। अब उन्हें जो है इवन यहाँ तक कि उनकी जो आर्मी के सुप्रीम कमांडर जो बनाए गए वो खुद वो बने। ठीक है, सुप्रीम कमांडर वो बने। और जो वुमेन रेजिमेंट थी उसको किसने संभाला था, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे AC चैटर्जी। ठीक है, और इवन यहाँ तक कि उनके गोल्स को पूरा करने के लिए जो है जापान ने जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हें दे दिया। ठीक है, इनकी आर्मी को दे दिया। और जो अंडमान है उसको शहीद दिवस कहा गया, वो शहीद द्वीप बोला गया। और जो निकोबार है उसे स्वराज द्वीप बोला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 जुलाई 1944 की। ये वो समय था जब सिंगापुर के जो है आज़ाद हिंद रेडियो पर जो है महात्मा गांधी के नाम पर एक विशेष प्रसारण किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये पहली बार था जो उन्होंने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जब उन्होंने
यहाँ पे वो अब एंटर करने वाले थे इंडिया में, अपनी सेना लाके एंट्री करने वाले थे। तो उन्होंने उनसे उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी और उन्हें जो है क्या उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता की। जहाँ उन्होंने ये सब कहाँ पे किया था, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सिंगापुर के आज़ाद हिंद रेडियो पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मई 1944 की। ये वो समय था जब उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है माओडोक, बेसिकली जो चित्तौड़गढ़ है उस एरिया को और कोहिमा को जो है जीत लिया था, जिसमें जो है शाहनवाज खान जो थे उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इन्होंने जीता, पर अभी जो इनकी सक्सेस थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इतना एरिया भी जीत गई, ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई वो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है अपनी एक सेना इकट्ठी करके ले आए और जीत भी गए नॉर्थ ईस्टर्न कुछ एरियाज़ को। पर पॉइंट क्या हुआ, इस समय जो है मॉनसून आ गया, जिसकी वजह से युद्ध जो करना हो गया वो बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न था वो था जापानीज़ की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार। अब क्योंकि वो हार गए थे तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज का सपोर्ट था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। अब बीच में ही रिसोर्सेज ख़त्म हो जाने की वजह से जो है वो आगे कैसे बढ़े, खाना पानी सब कैसे मैनेज करवाएं उन सेना के लिए। तो इसी वजह से जो है अब बॉस ने हार तो नहीं मानी, उन्होंने जो है कोशिश की चलो भाई रशिया के पास चलते हैं, सोवियत रशिया के पास, उनसे हेल्प लेते हैं, क्या पता वो हेल्प कर दें। तो इसीलिए जो है इवन यहाँ तक कि जापानीज़ लोगों ने जो है मंचूरिया तक जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड उन्हें करवाया कि भाई रशिया जाके आप हेल्प ले सकते हो। तो अब क्या होता है, 18 अगस्त 1945 का टाइम आता है जब ताइहोकू एयरपोर्ट जो है जो ताइवान में है, ठीक है, वहाँ पर जो है उन्होंने वो चढ़े और जो है वो प्लेन जो है क्रैश हो गया और उससे जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो अब ये हमने इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ी, हम उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्रस्ट कह लीजिए या उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम्स में आती हैं, हम उनको एक बारी रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जब भारत छोड़े थे तो वो कब छोड़े थे, 17 जुलाई 1941 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 15 दिसंबर 1941 को। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व तो सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा गया, तो वो 7 जुलाई 1943 में सौंपा गया। बात करें सिंगापुर में सुभाष द्वारा अस्थायी सरकार कब लाई गई, तो वो 21 अक्टूबर 1943 में लाई गई। वहीं जापानी सेना ने अंडमान निकोबार कब सौंपा, तो वो 6 नवंबर 1943 में सौंपा। आज़ाद हिंद फौज जो थी उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आक्रमण कब किया, तो वो 18 मार्च 1944 में किया। और गांधी जी को राष्ट्रपिता कब बोला गया, तो 6 जुलाई 1944 में बोला गया। और रंगून जो था ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण कब किया, तो वो था मई 1945। तो अब हम बात करेंगे जब अब जो इतने मेन लीडर थे वो नहीं रहे, तो ये जो फौज थी, इन फौज के जो मेन लीडर्स थे उनका क्या होता है, जैसे शाहनवाज खां, तो आगे जो है इन पे एक लाल किला मुकदमा चलता है जो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि उसमें और क्या ऐसा होता है जो इतना इंटरेस्टिंग रहता है कि मतलब पूरी भारतीय जनता की एक भीड़ उमड़ आती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।